साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। आज हम लोग जनवरी माह के सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि नोटबंदी कब हुआ था। तो ये 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया गया था, जिसके खिलाफ 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने इसको निरस्त कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। तो ये जो मिशन 929 है, इसको चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा में 90% मतदान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई। तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा कि जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कर्नाटक के देवनहल्ली में रखी गई है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और ये किस लिए किया गया है? तो ये जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए किया गया है। चलिए अगला है कि केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं कि इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में किया गया। अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स है ESCR परियोजना की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है। तो ये वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करता है। चलिए अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा बिल्कुल रूप से कि जो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इनके द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो इसको हम लोग फटाफट 100.com में कवर कर चुके हैं कि सियाचिन में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो ये कैप्टन शिवा चौहान बन गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जागा मिशन ओडिशा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है।
तो ये आप याद रखिएगा कि उड़ीसा सरकार को जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। और ये जागा मिशन का संबंध किससे है, तो ये 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने से संबंधित है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। अगला है कि हाल ही में दुनिया का पहला पामलीक पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तो इसको याद रखिएगा कि पामलीप पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला है कि उत्तराखंड सरकार ने जोशी मठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 रुपया भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो ये उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। अगला है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। तो इसमें आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि हीराबा स्मृति सरोवर गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई-प्रणाली ई-कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट के लिए 2614 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है, तो ये 382 मेगावाट है। कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश पर बनाया जा रहा है और सतलज नदी पर बन रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये केरल बन गया है। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने पर जारी किया गया है। अगला है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। तो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया गया, तो 11 से 17 जनवरी तक किया गया। और यह किसके द्वारा किया गया, तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों को ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो MV गंगा विलास है उसको वाराणसी से हरी झंडी दिखाई गई, जो 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, जो वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों में 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। अगला है कि केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि केरल का जो कोल्लम जिला है वह संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जाम से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है कि नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। तो ये बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा कि 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज कहाँ की गई है, तो ये नालंदा महाविहार के परिसर में किया गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ की यादगिरी बहु ग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि यादगिरी बहु ग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये कर्नाटक में किया गया है। अगला है कि केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो आपको पता होगा कि अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। इसी के अंतर्गत कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अगला है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा बना। नेक्स्ट है कि नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड में हिस्सा बने। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये इसमें कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई है। और इसी वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित RISE राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। राइज का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है कि राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट।
अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल सियोम नदी पर निर्मित का उद्घाटन किया है। तो ये सियोम पुल कहाँ निर्मित किया गया है? सियोम नदी पर और अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये 6ठा संस्करण था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भार ओएस भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी किया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं डाक टिकट जारी किया गया है। ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो इसमें पहला है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर जापान है और भारत 85वें स्थान पर है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 85वां है। अगला है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि FAO ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। अगला है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला है कि 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि क्रोएशिया की मुद्रा कौन हो गई है? तो यूरो हो गई है और ये यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। अगला कि जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। तो सबसे पहले जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन शुरू किया था, इसके बाद चीन के द्वारा शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने अप्पू के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव का पदभार ग्रहण किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। नेक्स्ट है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। तो इसमें आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है।
आगे कह रहा है कि भारत सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में भारत के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति की केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। अगला है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधान पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस लिए स्थापित किया जाएगा, तो यह विकासशील देशों के लिए विकास समाधान पर शोध के लिए स्थापित करेगा। चलिए अगले सेक्शन में जनवरी माह के विज्ञान प्रौद्योगिकी और रक्षा अनुसंधान को हम लोग कवर करते हैं, जिसमें पहला है कि एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। अगला है कि फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा जो फूल ब्रूड रोग है वो किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खियों से संबंधित है। नेक्स्ट है रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। अगला है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। तो इसमें आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि स्काई हॉक क्या है, तो यह भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकथन 2.0 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन कहाँ शुरू किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया गया है। अगला है कि IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS को इनक्यूबेटेड फॉर्म बनाया है। नेक्स्ट है कि स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वर्म प्राप्त करेगी। नेक्स्ट है कि लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अगला है कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ट्रोपेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हिंद महासागर में किया गया और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। तो चलिए यहाँ हमारा जनवरी तक का इड्यूटेरिया का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। आगे जितने भी करंट अफेयर्स है हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद।